नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात सियासत में गद्दारी की, या यूं कहें गद्दारी की सियासत की। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा गली गली मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इसका रिफ्लेक्शन दिल्ली में भी है, उत्तर भारत में भी है, देश में भी चर्चा है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि ये जो साहब हैं जो कभी ऑटो रिक्शा चलाते थे, टैक्सी ड्राइवर थे, और धीरे धीरे बढ़कर ये विधायक बने, बड़े नेता बने, मंत्री बने, नेता सदन बने, और बनते बनते मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे साहब। और जो हमने और आपने देखा बीते कुछ महीनों में, शिंदे साहब ने पहले जिस पार्टी में वो थे उसी पार्टी शिवसेना के विधायक तोड़े, फिर पार्टी तोड़ दी, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी शिवसेना की, और फिर बीजेपी के आशीर्वाद से अपनी सरकार बना ली, और सरकार चल रही 2 महीने से। लेकिन सच ये है कि इस पूरे खेल में एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे का बार बार नाम लिया, और आखिर में बाला साहब का घर ही उजाड़ दिया। अब ये जो सियासत है तोड़ फोड़ की, छल की, महाराष्ट्र के ज्यादातर लोगों को रास नहीं आ रही। और आदित्य ठाकरे, जिनकी हाल फिलहाल की रैलियों में भीड़ पर भीड़ उमड़ रही है, बेशुमार भीड़ है, वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि जब उनके बाप, उनके पिता बीमार थे, आईसीयू में थे, उसी वक्त ये साजिश रची गई। बीमारी के आलम में उद्धव ठाकरे की पीठ पर छुरा भोंका एकनाथ शिंदे ने। अब ये बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे इतर हटकर जमीनी सच्चाई आज मंत्रालय में, मुंबई में ये है कि जो सरकार है देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की, ठीक तरह से चल नहीं पा रही। दोनों ही कैंप में कहीं ना कहीं हलचल है, बेचैनी है, और आप ये कह सकते हैं कि ना फडणवीस कैंप और ना एकनाथ शिंदे कैंप, दोनों ही कैंप कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे से। और ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, अंतिम फैसला आना है, ये सरकार वाकई चलेगी, और चलेगी तो कितने दिन चलेगी? तो दोस्तों, जो सरकार आप सोच रहे हैं जिसके पीछे दिल्ली दरबार था, मोदी जी ने जहां मेहनत करी, अमित शाह ने मेहनत करी, इस मुल्क के 2 ताकतवर लोगों ने मेहनत करी, कॉरपोरेट ने मेहनत करी, कई मुख्यमंत्रियों ने मेहनत करी भाजपा के, और उसके बाद कई बड़े बड़े वकीलों ने भी मदद करी, वो सरकार आखिर चलेगी? और चलेगी तो कितने दिन चलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज इत्तेफाक कहें या मेरा ये सौभाग्य कहें कि आपके सामने बात रखने के लिए मैं लाया हूं अशोक वानखेड़े को, महाराष्ट्र के सबसे बेखौफ पत्रकार, जिनके जहन में, जिनके दिल में, जिनके जुबान में डर नाम की चीज़ नहीं, और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप भाऊ को, अशोक वानखेड़े साहब को सुने, उनके धमाकेदार खुलासे सुने, कुछ परतें मैं भी खोलना चाहता हूं कि ये जो झगड़ा है, ये जो मसला है, ये जो बेचैनी है, ये जो एक तरह की दूरियां सी दिख रही हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि सरकार में जो दरारें दिख रही हैं गहराती हुई, उसके पीछे कारण क्या है? क्यों फडणवीस और शिंदे कंफर्टेबल नहीं है? अब दोस्तों, ये जो सवाल है कि दोनों खेमे एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा क्यों कम हो रहा है, वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है, ये जो दरारें हैं ये गहराती जा रही हैं, दिन ब दिन गहराती जा रही हैं, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। सबसे बड़ा कारण, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके बनाया है, तमाम तथ्यों को जुटाने के बाद, नंबर 1 रीज़न, सारे फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं, और शिंदे नाम के मुख्यमंत्री हैं, काम के मुख्यमंत्री फडणवीस हैं, जो वास्तव में डिप्टी सीएम है। और ये भी कहीं ना कहीं चोट कर रहा है बागियों के दिल में कि हमें आखिर फिर शिवसेना से उठाकर तोड़कर यहां लाया क्यों गया?
ना हम मंत्री हैं, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास पावर है, ना हम फैसले ले सकते हैं। फैसले तो फडणवीस ले रहे हैं दिल्ली दरबार के इशारे पर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जब 40 विधायक टूट कर आए थे और इनको सबसे पहले ली मेरिडियन सूरत ले जाया गया गुजरात, और वहाँ से इनको एक चार्टर में गुवाहाटी ले जाया गया। ये जब सारी चीज़ें हो रही थीं और पैसों की और हर तरह के जो बार्गेन ऑफर्स थे, 1+1 फ्री, किसी को ईडी फ्री की जा रही है, कहीं सीबीआई की जांचें जो हैं वो ख़त्म की जा रही है, कहीं इनकम टैक्स छापों पर पर्दे डाले जा रहे हैं, ये जब सारी चीज़ें हो रही थीं, एक चीज़ बार बार इन बागियों को बताई जा रही थी कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, हम आपको स्टेट मिनिस्टर बनाएंगे। अब जब मंत्रालय बना तो ज़्यादातर बाकी बिना कुर्सी के रह गए, और ये एक बहुत बड़ी टीस है उनके दिलों में कि हमने फिर बगावत की क्यों, ये सारा कुछ जो खेला हुआ मिला किया अगर हम मंत्री नहीं बने। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे हैं, वो ये समझ रहे थे कि जब सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फैसले तो फडणवीस लेंगे, फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाएंगे, अहम फैसले वो उसमें अमित शाह की कहीं ना कहीं से रहेगी, कहीं ना कहीं उनकी सलाह रहेगी। इसलिए वो सोच रहे थे, शिंदे सोच रहे थे कि एक खिड़की वो अलग से खोलेंगे इस रिश्ते में, और वो खिड़की होगी बीएमसी की। जी हाँ, बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी। और बीएमसी जो वर्ल्ड की रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडी में से एक है, जहां पैसा ही पैसा है, और जो शिवसेना की थाती रही है। उनको लग रहा था शिंदे को कि उनको पार्टी का सिंबल मिल जाएगा शिवसेना का, और वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, और फिर भले ही फडणवीस फैसले लेते रहे मंत्रालय में, महाराष्ट्र सरकार में, बीएमसी उनकी मुट्ठी में होगी। लेकिन ये मुट्ठी खुल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। और अगर आप देखें, स्ट्रेंथ देखें, एक बार स्ट्रेंथ देख लें कि ये सपने क्यों देखे जा रहे थे। पिछली बार जो 2017 में जो चुनाव हुआ था बीएमसी का, उसमें 84 सीटें शिवसेना को मिली थीं, बीजेपी को 82 और आईएनसी को 31। यहीं पर वो पोचिंग करना चाह रहे थे, यहीं पर वो चाह रहे थे, एकनाथ शिंदे की नज़र थी कि हम पिछले दरवाजे से, पिछली खिड़की से अगर हमें बीएमसी मिल गया तो हो सकता है कि फडणवीस सरकार चलाएं, मैं मुख्यमंत्री रहूं, लेकिन मेरे काडर, मेरे बागी बीएमसी में रहे, वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल बॉडीज इन द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। जाहिर तौर पर आप भाव को सुनना चाह रहे हैं, अशोक वानखेड़े को सुनना चाह रहे हैं, बेकरारी होगी उनके खुलासे सुनने की। और वैसे भी जब भी कोई एक बेखौफ पत्रकार स्क्रीन पर दिखता है तो लोग थम जाते हैं, जिनको सच सुनने की आदत है। मैं सुनाऊंगा आपको अशोक वानखेड़े को, लेकिन 2 सेकंड और लेना चाहता हूं, 2 पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। पॉइंट नंबर 4, बजट में भेदभाव। और यहां भी शिंदे के विधायकों को लगता है कि उनके साथ खेला हो गया। खेला इसलिए हो गया क्योंकि उनको लगता था कि बागी बन चुके हैं, दामन पे दाग लग चुके हैं, परिवार को नाराज करके आए हैं शिवसेना के, काडर सड़कों पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। ऐसे में कुछ मलाईदार मंत्रालय ही मिल जाएं। लेकिन मलाई नहीं मिली, मलाई चली गई फडणवीस के पास। आप देखें ये बजट, ये सप्लीमेंट्री बजट है, इसमें 9,740 करोड़ सिर्फ आया शिंदे कैंप के हिस्से में, जबकि फडणवीस कैंप के हिस्से में आया 14,583 करोड़। डबल अमाउंट के बजट आए, मंत्रालय आए फडणवीस के कैंप। तो ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक फ्रस्ट्रेशन, एक कुंठा का एक कारण है। और एक और कारण बहुत बड़ा है, ना सिर्फ विधायकों ने ही एकनाथ शिंदे को जो है वो आप कह सकते हैं सपोर्ट किया था। लोकसभा में शिवसेना की पार्टी भी स्प्लिट हुई थी, और बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनका जिक्र हो सकता है अशोक वानखेड़े करें अपनी बातचीत में। लोकसभा की सीटों पर भी विवाद है, और जो लोकसभा के सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे की गोद में बैठे, उनको लगता है कि भैया क्या लोकसभा का टिकट मिलेगा या यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होगा। ये जो एक फीलिंग है, ये जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, डर है, असुरक्षा की भावना है, ये भी कहीं ना कहीं इस दरार को गहरा रही है। एक दूसरे पर भरोसा कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
उन्होंने तो ऐसी बात कह दी जैसे आप कह सकते हैं बम ही फूट गया हो। उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट था कि शिंदे कैंप के छाती पर सीने में सांप लौट गए। कहने को अब कुछ जैसे बचा ही नहीं। और ऐसे दौर में जहां पर सारी गोदी मीडिया जो है अंबानी के पास है और एनडीटीवी जैसा चैनल आज अडानी ने खरीद लिया हो, पूरे देश की मीडिया जहां गोदी मीडिया हो, पत्रकार एंकर बिके हुए हों, ऐसे में कौन नहीं होगा जो अशोक वानखेड़े को सुनना चाहेगा। और इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं आपसे लूँगा, सीधे चलते हैं देश के बेखौफ पत्रकार के पास, अशोक वानखेड़े के पास। वानखेड़े साहब, पहला जो मेरा सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है जो चर्चा में है आजकल, कि क्या 2 महीने के अंदर, 2 महीने के भीतर जो एक गठजोड़ नया तैयार किया था सरकार गिरा के, एकनाथ शिंदे और फडणवीस का, यानी बीजेपी और जो बागी शिव सैनिक थे एकनाथ शिंदे के कैंप के, क्या इनके बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई है? देखिए दीपक जी कि ये जब शिवसेना में जो टूट हुई थी, ये टूट इसलिए नहीं हुई थी कि कोई मेजर शिफ्ट था पॉलिसी में। टूट इसलिए नहीं शिफ्ट हुई थी कि कुछ बहुत ज्यादा नाराजगी थी। सवाल था कुछ ईडी का डर था और कुछ ज्यादा अच्छा पाने की लालसा थी, इसलिए लोग जुड़ते गए। जो राज्य मंत्री था उसे कैबिनेट बनना था, जो कैबिनेट था उसको अच्छा मंत्रालय चाहिए था। ये सारी लड़ाई उसकी थी। जिस पर जांचें थी उसको जांच से बचना था। तो किसी को पुलिस केस से बचना था, कि मंत्री पद से हटाए गए थे उनको वापस मंत्री बनना था। तो ये लोग जब इकट्ठा हुए तो तब इनको यही बोला गया कि हमारी सरकार बनेगी, और सबको लग रहा था कि हम मंत्री बनेंगे। और जब मुख्यमंत्री पद इनके पास गया तब इनको तो बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री पद हमारे पास गया, लेकिन उन्होंने वही किया जो शिवसेना के साथ एनसीपी ने और कांग्रेस ने किया था। मुख्यमंत्री पद तो दे दिया था शिवसेना को, लेकिन सारे मलाईदार और बड़े डिपार्टमेंट जो थे उस एनसीपी ने और कांग्रेस ने बांट लिए थे। मतलब एनसीपी ने बांट लिए थे, कांग्रेस को भी उन्होंने मूर्खी बनाया इसमें, क्योंकि कांग्रेस में वहां लड़ने वाले कोई नहीं थे। कोई ऐसा नेतृत्व महाराष्ट्र में है नहीं कांग्रेस का कि जो बोले यहाँ तो जो मिला सो भला, ये करके जो मिलता गया उसमें लोग खुश थे। लेकिन जब यहाँ पे मंत्रिमंडल बना, पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद बहुत दिनों तक ये जद्दोजहद चलती रही, किसको कितने मंत्री, किसको कितने मंत्री। उसके बाद यदि अनुपात में हो जाए तो 40 और 106 ये इतना बड़ा नंबर है, एक तरफ 40 है एक तरफ 106 है, तो 106 वालों को तो जो मिलेगा वो तो आप समझ सकते हो 80% मंत्रालय उनके पास जा रहा था, 20% इनके। और जब मंत्रालय बटे तो मुख्यमंत्री के पास जो अर्बन डेवलपमेंट पहला था वही उन्होंने रखा, बाकी वित्त और होम और जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय थे वो सारे के सारे जो है वो बीजेपी ने अपने पास रखे, फडणवीस ले गए। अब ऐसे में एक वो कुंठा थी, लेकिन अब करते क्या, वापस तो जा नहीं सकते। फिर जब मंत्रिमंडल बना तो 8 मंत्री बने, तो जब 9 मंत्री बने, सॉरी, तो ये 18 मंत्री बने। तो कहने के लिए तो बहुत होता है कि 9 मंत्री बने, लेकिन अब 9 मंत्री में अब 1-2 मंत्री और बनाने की क्षमता शिंदे गुट के पास है, क्योंकि कुल मंत्रालयों में से जितना उनको मिला उसमें से 9 तो उन्होंने बना लिए, और 1-2 बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी मंत्री जो है वो अब बीजेपी के बनने हैं। तो अब इनकी रेस्टलेसनेस शुरू हो गई। अब प्रहार पार्टी के बच्चू कडू थे, वो राज्य मंत्री थे, और उनकी हालत तो ये थी कि उन्होंने समर्थन कर दिया था महाविकास आघाड़ी का, और जब मंत्री उनको बनाना था तो शरद पवार जी ने हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका तो मंत्री तो आप देख लीजिए, क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि मैंने पर्सनली शब्द दिया है उनको। तो शिवसेना ने अपने कोटे में से बच्चू कडू को राज्य मंत्री बनाया। अब ये बच्चू कडू कैबिनेट मंत्री बनाने के चक्कर में वहां चले गए और राज्य मंत्री भी चला गया, अब बिना मंत्री पद के बैठे हुए हैं। वो एक नाराज है। जिनको मंत्रालय मिले वो बहुत नाराज है कि ये मंत्रालय ठीक से नहीं मिले। अब वो सावंत साहब ने तो उद्योग मंत्रालय ले लिया, किसी ने एग्रीकल्चर ले लिया, किसी ने वाटर रिसोर्स ले लिया, लेकिन बाकी जो मंत्रालय है वो तो बड़ा हास्यास्पद लोगों को मिले हैं, तो उसमें एक झगड़ा है। अच्छा, जो बचे हुए जो लोग हैं 31 के 31 लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि अगला एक्सपांशन में सबसे पहला नाम मेरा रहेगा।
तो अगले एक्सपांशन में जहां इनके कोटे में 2 या 3 मंत्री बनने हैं, उसमें ये 31 को कैसे एडजस्ट करेंगे, अब इनको भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो। दूसरी ओर जो सांसद चले गए 11, उन सांसद को ये पता है कि अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो कोई मंत्रालय से लेना देना नहीं है। लेकिन उनको ये है कि अगला विधानसभा यदि लोकसभा लड़ना है, जीतना है, तो हमें फिर बीजेपी का ही साथ चाहिए। क्या एकनाथ शिंदे के तमाम साथी जो मंत्री नहीं बन पाए वो क्या वापस लौट सकते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी होना है, लोकसभा बिल्कुल चुनाव लौट भी होना सकते है। हैं, बिल्कुल लौट सकते हैं दीपक जी। और आदित्य ठाकरे बार बार कहता है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, पश्चाताप हो सकता है। वो सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए तो भुला नहीं कहते, वो वाली कहावत वहां लागू होती है। और शिवसेना, मैंने कहा ना कि एक पारिवारिक पार्टी है, ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं। परिवारवाद अलग होता है, जो हम डायनेस्टिक रूल की बात करते हैं, लेकिन ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है परिवार की तरह चलती है। मुझे याद है कि जब एक बार मेरी रश्मि ठाकरे जी से बात हुई थी, जब ये दिल्ली में संजय राउत के घर का बहुत साल पहले, जब पहली पार्ट टर्म में आए थे, उनको एक घर अलॉट हुआ था, उसका गृह प्रवेश था, तो उसमें उद्धव जी भी आए थे और रश्मि जी भी आई थी। तो हम लोग ऐसी सुबह लॉन में बैठ के बात कर रहे थे। तब मैंने सरकार पिक्चर आई थी, तो मैंने कहा कि सरकार पिक्चर ठाकरे परिवार के कितनी नजदीक है। तो उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा कि बोले मैं तो बहू बन के आई हूँ इस घर में, तो मैं कैसा बता सकती हूँ कि मेरे आने के पहले क्या क्या हुआ। मैंने बोला आप अंत बता सकती है। तो वो जोर से फिर हंस के कही कि हाँ, अंत तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि जो मैं अब देख रही हूँ। फिर उन्होंने एक वाकया बताया कि जब छगन भुजबल चले गए थे पार्टी छोड़ के, तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ, मतलब उद्धव जी की माता, लगातार रो रही थी और 2 दिन खाना नहीं खाया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि अरे भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी है, लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कितना क्या दुख मनाने की बात है। कोई दुख मनाने की बात नहीं है। आप ये तो इसमें क्यों, वो मतलब मुझे ताज्जुब लग रहा था कि ऐसे कैसे इमोशनल अटैचमेंट होता है। उसके बाद जब उनके मदर इन लॉ की डेथ होगी और पूरा घर उनको संभालना पड़ा, और उसके बाद एक मोहिते करके शिवसेना के सांसद है, वो छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं खूब रोई। तो मैंने कहा फिर आप क्यों रोई? तो बोले मैं इसलिए रोई कि मुझे वो सारी चीजें याद आती थी कि उनकी पत्नी आती थी, किचन में रह के मेरे साथ खाना बनाती थी, उनके बच्चे आते थे, उनके बच्चे हमारे पास बैठ के खाना खाते थे, हम उनकी काकू थी, मतलब चाची थी, वो संबंध पारिवारिक संबंध थे। तो फिर लगता है बोले कि ये तो परिवार आएगा नहीं कभी अपने पास, क्योंकि अभी पार्टी छोड़ के चला गया, ये तो मिलेगी भी नहीं। ये बच्चों से कितना स्नेह होता है, परिवार से। तो ये पार्टी जो है ऐसी बांधी जाती, इसीलिए उद्धव जी के माता को माँ साहब कहते थे सब, क्योंकि उसने एक मदरली ट्रीटमेंट देके पूरे पार्टी को बांधा था। बाल ठाकरे यदि किसी को गाली दे के बात करते थे तो एक पिता के अधिकार से बात करते थे, वो उतना स्नेह भी करते थे। तो इसलिए वो पार्टी ऐसी बनी है शिवसेना। आज सामना का मैं एडिटोरियल देख रहा था, जो मुखपत्र है शिवसेना का, जिसके एडिटर संजय राउत अब जेल में है। सामना ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने और अमित शाह ने और मोदी, यानी बीजेपी ने मिलकर शिवसेना को तोड़ा है। शिवसेना को नहीं तोड़ा, बल्कि इन लोगों ने, बीजेपी ने मराठी एकता को तोड़ दिया है। तो वो कह रहे हैं कि साहब, मराठी एकता जो थी उसको तोड़ने की बड़ी गहरी साजिश है। इसका क्या मतलब है, मैं ये समझना चाह रहा था चुनाव को लेकर। ये बार बार उसको उसी लाइन पे ले रहे जो मैं आपको बोल रहा था। मैं नहीं मानता कि शिवसेना अकेला अकेला मराठियों का नेतृत्व कर रहा था। मराठी का नेतृत्व कांग्रेस भी कर रहा था, मराठी का नेतृत्व, मराठों का नेतृत्व शिवसेना एनसीपी शरद कर रही पवार। थी, शरद पवार कर रहे थे। और बीजेपी के पास भी कोई बाहर से तो वो मतदाता नहीं थे। बीजेपी के पास 106 विधानसभा सीट यदि है, तो वो कहीं ना कहीं मराठी लोग ही है जिन्होंने मतदान किया उनको। लेकिन ये पूरा मराठी महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ रहे हैं उसको, कि ये गुजराती दो जो बैठे हैं, इनको महाराष्ट्र में अपनी सत्ता चाहिए। और शिवसेना कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता जपने के लिए थी, दिल्ली ईश्वर के सामने घुटने नहीं टेक रही थी। लेकिन इन्होंने वर्तमान में शिवसेना को तोड़ के ऐसी सरकार लाई जो दिल्ली के सामने नतमस्तक होती है। और मराठों, ये महाराष्ट्र की वीकनेस है, वो दिल्ली के सामने नतमस्तक होना नहीं चाहते। एक चीज यही और, कारण है, एक यही सवाल कारण है आपसे कि पूछ, जी जी यही हाँ, कारण है बोले कि बोले। शरद पवार कांग्रेस में कंटिन्यू नहीं टिक पाए। शरद पवार लगातार ये मैसेज देते रहे कि मैं दिल्ली के सामने, तख्त के सामने झुकूंगा नहीं,
और इसी प्लेटफॉर्म, इसी राजनीति पे उन्होंने अपनी राजनीति बरकरार रखी महाराष्ट्र में। ये एक सवाल मेजर शिफ्ट दिखता है जी, एक सवाल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई समझा नहीं सकता, खासकर जो महाराष्ट्र के बाहर के दर्शक हमारे हैं। जिस तरह की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं या उनका बेटा आदित्य ठाकरे कर रहा है या काडर कर रहा है कि जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने बाला साहब के सपने को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है, कहीं ना कहीं शिव सैनिकों से ही पीठ पे छुरी चलवाई है उद्धव ठाकरे की। यानी कुल मिलाकर वो बाला साहब जो बड़ा सम्मान देते थे अडवाणी जी को और लाल अटल जी को, उस बाला साहब के घर को तोड़ दिया। इस तरह की बातें की जा रही हैं महाराष्ट्र में कि ये गुजराती जो थे इन्होंने हमारे घर को तोड़ा है, बाला साहब के मातोश्री को तोड़ दिया है, उसमें दरार डाली। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको लोग कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के? नहीं, इसको लोग बहुत 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 इसको लोग सही मायने में देख रहे हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के ऊपर गोधरा का बहुत ज्यादा प्रेशर था, गोधरा के दंगे का, तब नरेंद्र मोदी के पीछे हिमालय जैसे स्ट्रांगली बाला साहेब ठाकरे खड़े हो गए। पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली भी उन्होंने कई बार अटल जी से या अडवाणी जी से इस बात का जिक्र किया कि पार्टी को किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सम्मान उन्होंने किया। अब उनके बच्चों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी का इतना सम्मान करने के बाद भी अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे के पार्टी को ही तोड़ा। और जिस हिसाब से जो वक्तव्य दिया जाता है उद्धव ठाकरे के बारे में, जो बिलो द बेल्ट बातें हो रही है, वो बातें करने की औकात किसी की नहीं थी जब बाला साहब ठाकरे थे। यही लोग सुबह से शाम तक वहां मुजरा करने जाते थे। मुजरा मतलब वो डांस वाला मुजरा नहीं, जो झुकते थे कहे या सलाम करने जाते थे, उसको महाराष्ट्र में उसको मुजरा कहते हैं, मानाचा मुजरा, जो ढोक देने जाते थे हिंदी में कहूं तो। वो आज आप देखो क्या स्थिति हो गई है कि आज पार्टी तोड़ने के बाद उनको जेल में डालने की बात हो रही है। ये बताइए कि ये जो दरार डाल दी गई, मातोश्री पे दरार डाल दी गई, परिवार को तोड़ दिया गया, जिस परिवार से आशीर्वाद दिया था, जो परिवार पीछे खड़ा था मोदी के, क्या मोदी की लोकप्रियता घटेगी? क्या मोदी को झटका लग सकता है 2024 में, कम से कम मराठा सेंटीमेंट्स की जहां तक बात? बिल्कुल लगेगा। मोदी का ब्रांड वैसा भी कमजोर पड़ रहा है, ये आपने भी देखा है, और इस बार बिल्कुल पड़ेगा, झटका बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स मानता है महाराष्ट्र इसको। बिल्कुल दूसरी बात है कि एक महाराष्ट्र ये भी देखता है कि एक भाई गडकरी एक अच्छा काम करने वाले थे। आपने जो सबसे बड़ी पोस्ट जो बोर्ड होता है, जो आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस बोर्ड में एक महाराष्ट्र आदमी नहीं मिला आपको, मराठी आदमी नहीं मिला। जो गडकरी जिनके काम के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र में उनको रोडकरी बोलते हैं, उसका खच्चीकरण करना, उनके पैर चाटना, इसका मतलब आपको कोई भी सम्मान से जीने वाला आदमी नहीं चाहिए। आपको मात्र आपके दरबार में नतमस्तक होने वाले लोग चाहिए। तो फिर महाराष्ट्र की अस्मिता तो बोलेगी। महाराष्ट्र कंधे से कंधा लड़ाने वाले लोग हैं। जब यशवंतराव चव्हाण को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था चाइना के आक्रमण के बाद, तब पूरा महाराष्ट्र ये कह रहा था कि जब हिमालय आहत होता है तो सह्याद्री जाता है, तो हिमालय की मदद के लिए सह्याद्री भागता है। तो ये बराबरी के नाते से महाराष्ट्र रहता है राजनीति में। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र की हालत कर दी इन लोगों ने, ये तो वहां पे नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये ब्रांड मार खाता हुआ मुझे कम से कम आज दिखता है। आगे से और आपने अशोक वानखेड़े को सुना, दूध का दूध पानी का पानी हमेशा करते रहें, और एक सही तस्वीर उन्होंने दिखाई कि महाराष्ट्र में ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है, क्या हो रहा है। लेकिन एक बात का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा चलते चलते, वो ये कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 25 अगस्त से सुनवाई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, और उसके बाद ऐसा लग रहा है, शिंदे कैंप को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का रुख चीफ जस्टिस रमन्ना का रहा अब तक, और जिस तरह का डिस्कोर्स है, जिस तरह की जिरा हुई, बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उससे ऐसा लगता है कि ये जो केस है मेरिट पर नहीं है। इसमें बहुत से इस तरह के आप कह सकते हैं वायलेशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के।
जिनका जिक्र होगा, जिन पर बहस होगी, और ऐसा लगता है कि जो पलड़ा है वो शिवसेना ओरिजिनल का भारी उद्धव ठाकरे का। और ऐसे में अगर कहीं सिंबल नहीं मिला, कहीं शिंदे को चुनाव चिन्ह नहीं मिला शिवसेना का, तो फिर वो कभी पार्टी पर क्लेम नहीं कर पाएंगे और उनको या तो मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के साथ या नई पार्टी बनानी पड़ेगी। और ऐसे में अगर कहीं उनके जो 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए तो पता नहीं क्या होगा। आप अगर चाहते हैं डिटेल में जाना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहा है, केस कितना मेरिट पर है और कितना टिल्ट कर रहा है दूसरे कैंप की तरफ, और क्यों शिंदे घबराए हुए हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले बनाया था। तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है उसको मैं विस्तार से नहीं बता सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है कहीं ना कहीं शिंदे साहब के लिए मेरिट पर नहीं दिखता है, और जो वो जहाँ पर उनकी नज़र है कि वो पूरी की पूरी शिवसेना हड़प लें, इतना आसान नहीं है। और ये भी एक घबराहट का, बेचैनी का कारण है शिवसेना कैंप के विधायकों का। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और मेरी कोशिश थी कि एक ऐसे एस्पेक्ट को सामने लाऊं जहां पर ये पता लगे या ये मालूम दे कि जो भी चीज़ें, जो भी व्यवस्था छल के साथ की जाती है, जिसमें कहीं ना कहीं तोड़फोड़ होती है, कहीं ना कहीं साजिशें रची जाती हैं, किसी मैंडेट को हड़पा जाता है, उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता, जिस अंजाम की तरफ महाराष्ट्र सरकार पड़ रही है। तो ये आज का वीडियो था। आपके सुझाव, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सुझाव मुझे मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं। एक NDTV था, वो भी आज अडानी साहब ने खरीद लिया। मौका मिलेगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मीडिया का पूरी तरह से आप कह सकते हैं सरकारीकरण हो चुका है। वो जो हम दो हमारे दो हैं, उन्हीं के पास सारी मीडिया है। इसलिए इस तरह के वीडियो जो हैं, जो हम बनाते हैं या और हमारे साथी जो हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि लोगों को पता लगे कि वाकई व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड ज़ीरो पर क्या है, हकीकत क्या है। या ये जो बिके हुए चैनल हैं जो बता रहे हैं वही देखें, या इसके पीछे की भी तस्वीर हमें देखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट है, आप नागरिक हैं। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि आखिर पॉलिटिकल अफेयर्स में हो क्या रहा है। इसलिए इसको शेयर करिए। और मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ। मेरा खुद तजुर्बा जो है वो 28-29 साल का है। 15 साल में आज तक मेरा, उससे पहले मैं पायनियर में था, उससे पहले मैं दैनिक जागरण में था। 19-20 साल मैंने पार्लियामेंट कवर करी। हमारी भी कोशिश होती है कि फैक्चुअल चीज़ें आपको बताएं, और इसीलिए मेरी कोशिश ये भी होती है कि अशोक वानखेड़े जैसे एक सीजन पत्रकार को आपके सामने रखूं, जिसकी हिम्मत कर सके सच बताने की। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, या आपके दोस्तों ने नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से भी कहिए, लाइक माइंडेड लोगों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन क्लिक करने का फ़ायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो वीडियो होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा आपके मोबाइल पे। तो इतना ही मुझे कहना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।